दो बड़े बड़े कटहल लेकर सासू माँ शारदा घर आती है और आकर दुखी होके बागान में एक बेंच पे बैठ जाती है। वो परेशान थी, वो रो रही थी। तभी अनामिका, जो कि बाजार गई थी सब्जियां लाने, वो सासू माँ को रोते हुए देखती है, परेशान हो जाती है। सब्जी का थैला छोड़ के जल्दी से वो घर आती है और जोर से, पिताजी, पिताजी, आप कहाँ पे हैं? देखिए, माँ जी बाहर बैठ के रो रही है। आप कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? सब छोड़ के पहले यहाँ आइए। उसके इस तरह से कहने पे ससुर जी प्रसाद कमरे से बाहर निकल आए। बिना धोती पहने ही कच्चे में भागते हुए आके खड़े हो गए। तुम्हारी सास को क्या हुआ बहू? पता नहीं पिताजी, जब से मैं बाजार से आई हूँ देख रही हूँ सासू माँ यहाँ बैठ के रो रही है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया। ठीक है बहू, चलो तुम्हारी सास के पास जाते हैं, मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ है। इस तरह कहकर दोनों बगीचे में आते हैं, जहाँ पर सासू माँ शारदा बैठकर रो रही थी। फिर अनामिका पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप यहाँ पे क्यों बैठ के रो रही है? पेट में दर्द, कमर में दर्द, कान में दर्द, गले में दर्द हो रहा है क्या आपको? बताओ शारदा, हाथ का पीड़ा, पीठ का पीड़ा, घुटनों का पीड़ा या फिर तुम्हें प्रसव पीड़ा हो रहा है, बताओ। सुनकर शारदा गुस्से से प्रसाद को देखने लगती है। जो मुंह में आता है वही कह देते हैं ना, बहू सामने खड़ी है उसका भी शर्म नहीं। इस उम्र में प्रसव पीड़ा होता है क्या? ये सुनकर प्रसाद कुछ नहीं कहते हैं, अपने मुंह पे उंगली लगा लेते हैं। फिर किस दर्द से आप जूझ रही है बताइए ना माँ। आपके बेटे के पास हेल्थ इंश्योरेंस है ना? हर तरह की जांच मुफ्त में हो जाएगी। ऑपरेशन कराना हो तो वो भी हो जाएंगे। आपको ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं लगेंगे। अनामिका के इस तरह से पूछने पे शारदा ठेले के ऊपर रखे हुए दो बड़े बड़े कटहल दिखाती है अपने हाथों से। फिर ससुर जी और बहू पूरी कहानी समझ जाती है। मुझे माफ कर देना बहू, अब तक कटहल ठीक से बिके नहीं थे। तुमने कहा था फिर भी मैंने माना नहीं, तुम्हें डांटा, ऐसा तक कि हाथ भी उठाया। अरे माँ जी, मैं वो बात तो बिल्कुल भूल ही चुकी हूँ। मैंने तभी कहा था कि इस कटहल को मत बेचिए, पर आपने सुना नहीं। अब देख लिया ना क्या हुआ। अब बताइए मुझे क्या करना है? वही तो समझ नहीं पा रही हूँ बहू। मेरे पास एक तरकीब है शारदा, बताओ क्या? पहले आप जाके धोती पहन के आइए, उसके बाद जो तरकीब है फिर बताइए। उसके कहने पे प्रसाद खुद को देखते हैं। वो देखते हैं कि वो तो कच्चे में है, धोती पहने ही नहीं। ये देखकर वो भागते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखकर सास बहू जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन रमेश लंच बॉक्स लेके अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। प्रसाद बगीचे के फूलों के पौधों में पानी दे रहे थे और सास बहू शारदा और अनामिका उन कटहल को ठेले में रख के उन्हें धकेलते हुए बाहर बेचने चली जाती है। मैडम, कटहल है, मैडम कटहल ले लीजिए। आइए आइए, ताजा ताजा कटहल है, लेकर जाइए। आइए मालकिन, आइए। इस तरह से सास बहू आवाज लगाते हुए गली गली मोहल्ला घूमती है कटहल बेचने के लिए, पर कोई भी आके उन कटहल को खरीदते नहीं। घूमते घूमते सास बहू भी काफी थक जाती है, फिर भी हिम्मत जुटाकर ठेले को ठेलते हुए आगे बढ़ती है। अगर कोई पूछे कि क्या है तो वो सभी को बताती कि कटहल है। तभी चंद्रशेखर नाम के एक व्यक्ति पे उन दोनों की नजर पड़ती है, जो कि अपने बाइक से अचार बेच रहा होता है। अचार ले लो, अचार, तरह तरह के अचार, आम, नींबू, कटहल, मिर्ची, टमाटर, पालक के अचार। आओ बाबू आओ, ले लो अचार। इस तरह बेचते हुए वो आगे जा रहा था। तभी एक महिला सरला नाम की अपने घर से बाहर निकल आती है, हाथ में एक बर्तन लेके, और चंद्रशेखर के पास जाती है। सास बहू ये सब कुछ देख रही थी। कौन सा अचार दूं मालकिन? कटहल का अचार 1.5 किलो दे दो मुझे। जैसे ही सास बहू ने कटहल के अचार का नाम सुना, वो एक दूसरे का मुंह देखने लगी। क्या कटहल का अचार? मैं तो नहीं बेचता हूँ। नहीं भैया, आपने अभी कहा मिर्च का अचार, कटहल का अचार, इसीलिए तो निकल आई। जब सरला चंद्रशेखर से इस तरह से बातचीत कर ही रही थी, तभी 3 और महिला, कविता, रजता और पूर्णिमा, वहाँ पे आती है और कटहल के अचार के बारे में पूछने लगती है। लगता है गलती से निकल गया था, माफ कर दीजिए। अभी तो मेरे पास कटहल का अचार है नहीं, दूसरे अचार है। मुझे तो कटहल के अचार ही चाहिए, दे सकते हैं कि नहीं?
बस इतना बता दीजिए। अरे माँ, कटहल के अचार कहीं नहीं मिलते बाहर, किसी के पास नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं ला के दे दूंगा। जब वो इस तरह से सारी महिलाओं को कटहल का अचार नहीं है ये समझाने में लगा हुआ था, ये सब कुछ सास बहू शारदा और अनामिका खड़ी खड़ी देख रही थी। तभी वो सोचने लगी कि अगर वो कटहल का अचार बना के बेची तो कैसा रहेगा। ये सोचकर वो खुश हो जाती है। सासू माँ, मुझे पता है बहू, हम अगर कटहल का अचार बना के बेचे तो कैसा रहेगा, यही ना? हाँ माँ जी। पर बहू, कटहल का अचार कैसे बनता है ये कैसे पता चलेगा? YouTube है ना माँ जी, हम देख के बना लेंगे। अगर ऐसी बात है बहू, तो चलो अब घर चलते हैं। यहाँ रुक के भी हमें क्या फायदा होगा, हम घर जाके कटहल का अचार बनाते हैं। सास बहू फिर वहाँ से अपने घर चली जाती है। जैसे ही उनके पति कंपनी से लौट आते हैं, उनका फोन ले लेती है और YouTube में कटहल का अचार बनाना सीखने लगती है। फिर अगले दिन ही सास बहू मिलके कटहल के अचार बनाने के लिए सारे सामान का इंतजाम कर लेती हैं और बहुत ही परिश्रम करके वो कटहल का अचार बना लेती हैं। कुछ दिनों के बाद सास बहू ने जो कटहल का अचार बनाया था उसे देखकर, माँ जी, कटहल का अचार बनके तैयार है, अब हम इसे बेचेंगे, पर इसका भाव कितना रखेंगे? 400 रुपए केजी, 200 रुपए में हाफ केजी और 100 रुपए में 1 पाव हम बेचेंगे। ठीक है माँ जी। फिर सास बहू मिलके कटहल के अचार को ठेले में रखती है और उन्हें लेकर बेचने चली जाती है। कटहल का अचार ले लो, अचार 1 पाव 100 रुपए, आधा केजी सिर्फ 200 रुपए, कटहल का अचार ले लो, कटहल का अचार। अनामिका जब इस तरह से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, कविता, रजिता, सरला, सभी लोग जो जो अपने घर पे थे वो पैसे और बर्तन लेके सास बहू के पास आ गई कटहल का अचार उनसे खरीदने के लिए। वो एक एक करके पैसे लाके शारदा को दे देती है और अनामिका तौल तौल के अचार उनके बर्तन में दे देती है। कटहल का अचार अपने अपने बर्तन में देख के सरला, कविता, रजिता सब खुश होकर अपने अपने घर लौट जाती है। इसी तरह दिन गुजरने लगे। सास बहू कटहल का अचार बेच के तब से सुखी सुखी जीवन गुजारने लगी। खेत के पास एक गौशाला था। वहाँ 2 बूढ़े बैल सो रहे थे। शारदा उन दोनों को डंडे से मारती है और जगा देती है। वो दोनों बैल दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आंसू बहाकर चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं। अरे उठो उठो, हर कोई जमीन जोत रहा है। सबके बैल, गाय, भैंस सब अच्छे से काम कर रहे हैं और तुम लोग दोनों बस खाते हो और मल त्याग करते हो, फिर सोते हो, पानी पीते हो और मूत्रदान करते हो। छी! इस तरह कहते कहते गुस्से से और उन्हें पीटने लगी। इसी दौरान प्रसाद वहाँ पे आते हैं। जैसे ही देखा कि शारदा उन 2 बूढ़े बैलों को पीट रही है, उनके पास वो आते हैं। जल्दी से आकर वो उसके हाथों से छड़ी छीन लेते हैं और उत्तेजित होकर कहते हैं, शारदा, तुम इन्हें इस तरह क्यों मार रही हो? एक तो बेजुबान है, ऊपर से बूढ़े हैं। उन्हें देखकर तुम्हें थोड़ी सी भी क्या दया नहीं आती? दया, भावना, ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जो मैं कह रही हूँ वही कीजिए, नहीं तो मैं मुंह से खून निकाल दूंगी। जी, तुम इंसान भी हो। ऐसा कहकर गौशाला के पास रखा हुआ एक साइकिल लेकर वो चले जाते हैं। पशु डॉक्टर के पास जाना होगा। इस तरह सोचते हुए प्रसाद पशु के डॉक्टर के पास जाते हैं। प्रसाद जब साइकिल चलाते हुए जा ही रहे थे रास्ते से, तभी अनामिका एक टोकरी में शारदा, प्रसाद और रमेश के लिए दोपहर का भोजन छोटे छोटे डब्बे में लेकर उस टोकरी को अपने सर पे उठाकर आ रही थी। उसी दौरान प्रसाद और अनामिका की मुलाकात होती है। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी हड़बड़ी में साइकिल लेकर कहाँ जा रहे हैं? वहाँ तुम्हारी राक्षसी सासू माँ उन बूढ़े बेजुबान जानवरों को छड़ी से मार रही है। पूरे शरीर से उनका खून बह रहा है, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अरे पिताजी, मैंने पटेल गौशाला के पास अभी अभी डॉक्टर साहब को देखा है, आप वहीं पे चली जाइए। ठीक है बहू। ऐसा कहकर वो साइकिल पे चढ़ के हवा की तेजी के साथ साइकिल चलाने लगे। अनामिका बहुत गुस्से से सासू माँ जो खेत के गौशाले में थी उनके पास जाती है। वहाँ सासू माँ उस बूढ़े बैलों को डांट रही थी। वहाँ बैलों के पूरे शरीर में चोट के निशान थे, खून बह रहे थे और वो तड़प रहे थे। उनका दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था। उसने सासू माँ को बहुत कोसा और मनी मन कहने लगी, सासू माँ वो बेजुबान है
ऊपर से बूढ़े बैल हैं और आपने राक्षसों की तरह उन पर इस तरह से प्रहार किया है। मैं आपको एक दिन सबक सिखाऊंगी, उनका दर्द आपको एहसास कराऊंगी। वो बेजुबान है, कुछ कह नहीं सकते हैं। अब आप देखिए। इस तरह सोचकर वो शारदा के पास आती है, अपने आंसू पोंछती है और शारदा के पास जाकर कहती है, आपने बहुत अच्छा किया माँ जी, उनको ऐसा ही करना चाहिए। 3 दफे हरी हरी घास खाएंगे पर एक काम नहीं करेंगे। क्यों क्यों ऐसा? उनको जिंदा रहने की जरूरत क्या है? वही तो है अनामिका, दूसरे तरफ देखो, सब लोग खेत जोत रहे हैं। हमसे पहले ही वो बीज बो चुके हैं। हम लेट हो चुके हैं। मैंने इन पे भरोसा किया और इन्होंने हमें ही सबक सिखाया। आपको ना इन लोगों से इतना प्यार नहीं करना चाहिए माँ जी। पिछले हफ्ते इनका बुखार था, इसीलिए आपने इंतजार भी किया। यही तो मेरी गलती है। चाहे सर दर्द हो, बुखार हो, पेट में दर्द हो, गर्भवती हो, इनको बांध के बस खेत जुतवाना चाहिए, तब ये परेशानी हमें नहीं होती। जब सास बहू इधर इस तरह बातचीत कर रही थी, प्रसाद साइकिल लेकर वहाँ पटेल के खेत में जाते हैं। उधर डॉक्टर सुधाकर पेड़ से एक गाय को बांध के उसे इंजेक्शन लगा रहे थे। प्रसाद परेशान होकर पूरी कहानी उन्हें बताते हैं। फिर डॉक्टर प्रसाद को अपने बाइक पे बैठाते हैं और दोनों मिलके प्रसाद के खेत की तरफ वो आते हैं। इधर अनामिका बूढ़े बैलों को देखकर बहुत परेशान थी। माँ जी, सभी लोग खेत जोत रहे हैं पर हम देर हो चुके हैं। आप ही बताइए, अब हम क्या करें? पता नहीं बहू, हम क्या करें। सब खेत जोत रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो बताओ। है माँ जी, पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। मैं सब सहने को तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो आपको बैल बनना पड़ेगा। मैं कैसे बैल बन सकती हूँ अनामिका? तुम्हें अकल नहीं है क्या? बैल होने का मतलब सच में बैल नहीं, बैल की तरह बस आपको चलना होगा कंधे पे हल रख के, और मैं उस हल को पकड़ के खेत को जो दूंगी। शारदा उसकी बातों पे तैयार हो जाती है। फिर देर किए बिना अनामिका उनके कंधों पे हल बांध देती है और हाथ में एक छड़ी लेकर कहती है, माँ जी, अब आप बैल हैं और मैं आपकी जगह पे हूँ। हाँ, वैसे ही करो बहू। फिर शारदा हल को कंधे पे लेकर आगे बढ़ने लगी। अनामिका छड़ी लेकर हल चलाने लगी। बीच बीच में वो छड़ी से मारती भी और डांटती भी। तुम बूढ़े बैल, दिन में 3-3 दफे पेट भर के खा रहे हो और खा खा के वजन बढ़ा रहे हो, और जब मैं कह रही हूँ कि खेत जोतना है वो हो नहीं रहा है, ऐसे नहीं ठीक से। उसके हाथों में जो छड़ी थी उससे वो शारदा को पीटती है। शारदा को होश ही उड़ जाता है, पर वो बूढ़े बैल ये देखकर हंसते हैं। खेत जोतने के लिए कह रही हूँ तो सर्कस कर रही हो, ठीक से चलो। अनामिका अपने हाथ के छड़ी से शारदा को एक और मार लगाती है। शारदा का तो दिमाग खराब, बात नहीं सुन रही हो ना, रुको अभी दिखाती हूँ। ऐसा कहकर हाथ में छड़ी लेकर वो शारदा के सामने आती है। अरे बहू, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं सच में बैल हूँ? मैं तो बस बैल बनी हूँ। और जो आप करती है वो मैं सजी हूँ, तो सही तरह से करना होगा ना। ऐसा कहकर वो शारदा को बेधर्म मार लगाती है अपनी छड़ी से। बहुत चर्बी बढ़ गई है, बहुत आराम से हो ना। खाओ, गोबर दो और सो जाओ, फिर पानी पियो, मूत्रदान करो और सो जाओ। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए हरी हरी घास क्यों लेकर आए? इस तरह कहते हुए अनामिका सोचती है कि इससे बेहतर मौका उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। वो जितना चाहे आज उसे वो पीट सकती है। उसे मारते मारते मानो अनामिका का हाथ ही टूट गया। वो इतना मारी शारदा को कि शारदा चिल्लाने लगी। शारदा के पूरे शरीर में दाग पड़ गए और खून निकलने लगे। मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा नहीं था तुम लोग बूढ़े हो, फिर भी मैंने बहुत मारा। आज बहू ने मुझे बैल बनाकर और खुद मेरी जगह रहकर मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे तुम लोगों का दर्द समझ में आया। ऐसा वो कह ही रही थी, तभी प्रसाद डॉक्टर साहब को लेके वहाँ पहुँचते हैं। क्या प्रसाद, तुमने तो कहा था 2 बैल, पर यहाँ पे तो 3 बैल है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, वो बैल नहीं है, वो सासू माँ है। अब तक हम खेल खेल रहे थे, शैतान सास और 2 बूढ़े बैलों की। उसकी बातें सुनकर प्रसाद पूरी बात समझ जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब दोनों बैलों को इंजेक्शन देते हैं। फिर शारदा की भी जांच करके वो उन्हें इंजेक्शन लगा देते हैं। 7 दिनों के बाद उसके सारे घाव भर जाते और वो पहले जैसे हो जाती। तब से वो बूढ़े बैलों को अच्छे से घास खिलाती, प्यार से रखती और उनसे कुछ भी काम नहीं कराती।